साथियों, पहले मैंने एक पोर्टफोलियो के जिसमें 45 कंपनीज थी, जिसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू यानी पोर्टफोलियो वैल्यू 6 लाख था और जिसमें गेन 17,428 रुपये का था। उसके एक हिस्से की विवेचना की थी। साथियों, वहाँ पर हमने बैंक, फाइनेंस और आईटी के लगभग 15 शेयर थे जिनकी विवेचना की थी। इस 45 में से अगर 15 निकाल दिया जाए तो 30 बचते हैं। साथियों, उन 30 शेयरों की आज हम एक मोटे तौर पर विवेचना करेंगे। और साथियों, ये जो हमारे छोटे निवेशक हैं, ये अपनी जो भी इनके पास अगर कम समझ है तो कम से कम ये क्या देखें, वो देखने का तरीका एक वेबसाइट का उदाहरण लेकर बतलाने का कोशिश करेंगे, इसका प्रयास करेंगे। साथियों, अगर हम इनके पोर्टफोलियो को एक नज़र से देखते हैं तो इनके पोर्टफोलियो में IRCTC का शेयर है जो कि एक अच्छी पिक है। इसी प्रकार से इनके पास कैम्स का शेयर है जिसे आप एक अच्छी पिक समझ सकते हैं, क्योंकि साथियों ये जो कैम्स और IRCTC कंपनीज हैं, इनका अपना एक मोट है। IRCTC की तो अपनी मोनोपोली है और कैम्स का जो AMC मार्केट है उसमें 70% से अधिक पर कब्जा है। लेकिन साथियों, अगर हम समराइज करें तो इस पोर्टफोलियो पर अडानी ग्रुप के 3 कंपनीज हैं। अडानी इंटरप्राइजेस, मार्केट कैपिटल 1,86,000 करोड़। अडानी ग्रीन, मार्केट कैपिटल 2,16,000 करोड़। और अडानी पोर्ट, मार्केट कैपिटल 1,47,000 करोड़। साथियों, जो अडानी ग्रुप है, इसकी अधिकांश कंपनी हाईली डेट में रहती हैं, काफ़ी वोलेटाइल रहती हैं और उनमें ये 3 कंपनियां शामिल हैं। साथियों, मैं ये नहीं कहता कि अडानी ग्रुप की ये कंपनीज खराब हैं, लेकिन इतना अवश्य मेरा कहना है कि जो ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनकी पूंजी कम है, जिनकी बचत कम है, वो इस तरीके की हाईली वोलेटाइल और हाई डेट कंपनी जिनका प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं है, उनसे अगर दूर रहें तो उनके लिए ठीक होगा। साथियों, इसमें टाटा कम्युनिकेशन है। इसकी मार्केट कैपिटल 39,276 करोड़ है। साथियों, ये भी हाई डेट की कंपनी है। इसका जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट नहीं है। और साथियों, अगर इसके स्थान पर एयरटेल का चुनाव किया जाता तो शायद बेहतर होता। साथियों, उदाहरण लें, इसमें मान इंडस्ट्रीज है, 550 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। ये LSAW और HSAW पाइप बनाने वाली कंपनी है। छोटी कंपनी है, हाईली वोलेटाइल है, रिस्की है, प्रॉफिट इसका कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन साथियों, मैं हमेशा राय देता हूं कि आप किसी भी क्षेत्र की, अगर आप छोटे निवेशक हैं, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी सेक्टर की कंपनी में निवेश करें तो पहली बात कि साथियों वो नॉन साइक्लिकल हो, मार्केट का लीडर हो, डेट कम हो। ऐसी मजबूत कंपनी में निवेश करें तो मान इंडस्ट्रीज की जगह आप एस्ट्रल लिमिटेड का चुनाव कर सकते हैं। साथियों, इसी प्रकार से इन्होंने फार्मा में सेलेरा एक्टिव फार्मा, इसका चुनाव किया है।
साथियों, ये एक फार्मा कंपनी है और इसका भी वही हाल है जो मान इंडस्ट्रीज का है। साथियों, फार्मा सेक्टर आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि इसकी अधिकांश कंपनियां फार्मूलेशन बनाती हैं जो यूएस की एफडीए से गवर्न होती हैं। इनमें सैंक्शन लगते रहते हैं और इसकी वजह से इनके रेट्स भी मार्केट में काफ़ी प्रभावित होते हैं और यही कारण है कि अक्सर सिप्ला, डिविचलैब ऐसी कंपनियों का सुझाव हम छोटे इन्वेस्टर्स को देते हैं कि वो अपने पोर्टफोलियो में रखें। हाँ, आप लॉरस लैब का भी चुनाव कर सकते हैं क्योंकि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी अधिक खर्च करती है। साथियों, इस पोर्टफोलियो में बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड भी है और साथियों, ये बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड 2309 करोड़ की एक छोटी कंपनी है। इसका भी वही हाल है जो मान इंडस्ट्रीज और सोलारा एक्टिव फार्मा का है। साथियों, एग्रो केमिकल बनाती है ये और इसके लिए भी हम जब एग्रो केमिकल की बात आती है तो अपने निवेशकों को जो लीडर कंपनी है जैसे पीआई इंडस्ट्रीज, ऐसी कंपनीज को पोर्टफोलियो में रखने की सलाह देते हैं। आप चाहें तो सुमिटोमो को भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। साथियों, इसमें अरबिंदो फार्मा है, वो खार्ड है। और साथियों, अगर छोटी कंपनीज की बात करें तो ग्रेफाइट 7,965 करोड़, डॉलर इंडस्ट्री 2,414 करोड़, कांची 351, बीईपीएल 2,673, एमपीएस लिमिटेड 1123, माजदा लिमिटेड 246, धनसेरी टी 259, रामा फास्फेट 540, डीएफएम फूड्स 1465, एपेक्स 895, शिप ग्रेवर्स 65 करोड़, एनजीएल फाइन केमिकल 1573 करोड़। साथियों, ले दे के अगर हम बात करें तो इस पोर्टफोलियो में लगभग जो 30 कंपनीज बची उसमें से 7 या 8 लार्ज कैप की हैं और 22 स्मॉल और माइक्रो कंपनीज हैं। साथियों, जो छोटी मझोली कंपनी है, माइक्रो कंपनी है, इनमें इतना अधिक उतार चढ़ाव होता है कि छोटा इन्वेस्टर इन्हें लंबे समय तक रोक नहीं पाता। इनके प्रॉफिट भी लंबे समय में अक्सर इनकंसिस्टेंट होते हैं, इसलिए रिस्क अधिक होता है। और अगर कोई मुसीबत आती है, कोई इकोनॉमी में मुसीबत आती है, बड़ी मुसीबत आती है, तो इनके रेट 80 से 90% तक टूट जाते हैं और छोटा निवेशक अपने पोर्टफोलियो में इन्हें रख नहीं पाता है। साथियों, अक्सर देखा गया है कि जो 10,000 करोड़ से छोटी कंपनीज हैं उनमें 1,000 से 1,500 करोड़ ऐसे ही वॉल्यूम मार्केट में होता है जिसको बड़े निवेशक एफआईआई, डीआईआई, ये जो बड़े निवेशक हैं ये आसानी से इनके रेट्स को मैनेज करते रहते हैं, मैनिपुलेट करते रहते हैं। और एक जो छोटा निवेशक है वो इसे समझ नहीं पाता। साथियों, आपने 2008 में लेहमैन ब्रदर्स की आंधी देखी होगी, 2020 में कोविड की आंधी देखी होगी। और ऐसी आंधी में जो छोटे छोटे पेड़ हैं वो उखड़ करके सूख जाते हैं। लेकिन अगर आप लीडर कंपनी में निवेश करते हैं, लार्ज कैप कंपनी में निवेश करते हैं, तो ये बरगद इस आंधी और तूफान को झेल जाता है और फिर से रिकवरी करता है। साथियों, अगर आप अपने पोर्टफोलियो पे ज़रूरत से ज़्यादा कंपनीज को शामिल करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपने एक म्यूचुअल फंड सा बना रखा है। इससे तो अच्छा है आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें, क्योंकि आपके पास पूंजी कम है और आप इतने ज़्यादा कंपनीज को मैनेज नहीं कर सकते और आपको कंपाउंडिंग का लाभ भी कम होगा। साथियों, ऐसी छोटी कंपनी माइक्रोचिप कंपनी में
रेट्स जो है काफ़ी वोलेटाइल होते हैं, काफ़ी ऊपर नीचे होते हैं, रिस्क फैक्टर काफ़ी अधिक होता है, हाई रिस्क होता है और छोटे जो इन्वेस्टर हैं वो इनको मैनेज नहीं कर पाते। साथियों, इस छोटे से पोर्टफोलियो में 6 लाख के पोर्टफोलियो में 45 कंपनीज थी, जिनमें 80% के आसपास मिड कैप और माइक्रो कैप कंपनीज हैं, स्मॉल कैप कंपनीज हैं, और जिसमें मेटल और ऑटो जैसा साइक्लिकल सेक्टर भी इन्वॉल्व है। साथियों, मैं आपको ग्राफ से समझाने की कोशिश करूंगा कि साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल कंपनी में कितना अंतर है। ये साथियों, जो साइक्लिकल कंपनी होती हैं ये 2 से 4 साल की होती हैं, और इस साइकिल में जब इकोनॉमी स्लो होती है तो ये धीरे धीरे इनके रेट गिरते हैं, और 2 से 4 सालों में जब इनके रेट काफ़ी लोअर लेवल पे आते हैं तो बड़े निवेशक इन्हें एक्यूमुलेट करते हैं और लंबा इंतजार करते हैं, और जैसे ही इकोनॉमी इम्प्रूव होती है इनके रेट्स हायर साइड पे जाते हैं, तो साथियों इनमें से प्रॉफिट बुक कर ये निकल जाते हैं। लेकिन साथियों, ऐसे साइक्लिकल सेक्टर में निवेश करना छोटे निवेशकों के शायद बस की बात नहीं है और उनके लिए लाभप्रद भी नहीं है। साथियों, इस ग्राफ से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल इंडस्ट्री में कितना अंतर है। साथियों, इस ग्राफ को आप ध्यान पूर्वक देखें। इस पोर्टफोलियो में जो शेयर्स शामिल किए गए हैं उनमें एक उदाहरण हम टाटा स्टील का लेंगे, क्योंकि टाटा स्टील इसमें शामिल है, सेल भी इसमें शामिल है, तो हम टाटा स्टील से समझाने की कोशिश करेंगे। साथियों, आप जो ये नीले कलर की जो आप लाइन देख रहे हैं ये टाटा स्टील की है, और साथियों ये ग्राफ भी 5 साल का ग्राफ है, और जो पीले कलर की लाइन है वो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की है। टाटा स्टील एक साइक्लिकल सेक्टर है और पीडीलाइट एक नॉन साइक्लिकल का। साथियों, अगर आप ध्यानपूर्वक इस ग्राफ को देखें और इसको कंपेयर करें तो जनवरी 18 में जो टाटा स्टील का शेयर था वो 734 रुपए का शेयर था, और साथियों अप्रैल 2020 यानी लगभग 2 सालों के अंतराल में इसकी कीमत 284 रुपए आ गई, और साथियों अप्रैल 2020 के बाद ये अचानक ऊंचाई पर पहुंच गया, और इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और ये फिर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। साथियों, यदि आप छोटे निवेशक हैं तो शायद आप जनवरी 2018 से अप्रैल 2020 तक आपके लिए टाटा स्टील में बना रहना मुश्किल होता, लेकिन आप साथियों पीले कलर की लाइन देखें जो नॉन साइक्लिकल की पीडीलाइट की है, इसने भी लगभग उतना ही प्रॉफिट कमाया है और उससे ज़्यादा कमाया है। इसका ग्राफ अगर आप देखें तो एक एंगल में छोटे उतार चढ़ाव के साथ इसकी गति ऊपर की ओर चलती जाती है। साथियों, यही अंतर है साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल में, इसीलिए मैं सदैव नॉन साइक्लिकल में निवेश की सलाह देता हूं छोटे निवेशकों को। साथियों, अगर आप इस पोर्टफोलियो को देखें तो अंत में आता है कि आखिर मेरी सलाह क्या होनी चाहिए।
साथियों, मैं ये तो नहीं कहता कि इस पोर्टफोलियो में जो भी शेयर्स का सिलेक्शन किया गया है वो सारे के सारे खराब हैं, लेकिन साथियों मैं बार बार रिस्क फैक्टर की तरफ इशारा करता हूं और मेरी कोशिश रहती है कि जो छोटे निवेशक हैं वो इस मार्केट में बने रहें और 3 सालों में 4 सालों में उनकी जो पैसा है, जो निवेश है, वो अगर 4 सालों में डबल होता है तो 8 सालों में 4 गुना और 12 सालों में 8 गुना हो, ऐसी मेरी मंशा रहती है। साथियों, इस पोर्टफोलियो में मेरी सलाह है, मैं ये तो नहीं कहता कि इस पोर्टफोलियो में सारे शेयर्स खराब हैं, लेकिन जो मेरा ध्यान है वो पोर्टफोलियो की जो कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट कंसिस्टेंसी पर है, उनके रिस्क फैक्टर पर है। तो इस पोर्टफोलियो में मेरा सुझाव है कि पहले इनकी संख्या 25 तक लाएं, फिर इसे 15 तक सीमित करने का प्रयास करें। इसको अधिक स्थायित्व प्रदान करने के लिए इसमें एम फैंग ETF, मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ETF और आप गोल्ड ETF जैसे HDFC गोल्ड ETF, SBI का गोल्ड ETF है, इसे आप शामिल कर सकते हैं। और साथियों, अधिक अच्छा हो कि 9 कंपनीज आप लीडिंग कंपनी लार्ज कैप में रखें, 3 जो अच्छी मजबूत कंपनी हो वो मिड कैप में रखें और ये 3 ETF रखें। साथियों, आप सुझाव के तौर पर पाइप्स में एस्ट्रल पॉली को रख सकते हैं, केमिकल में पीडीलाइट को रख सकते हैं, एग्रो केमिकल में PI इंडस्ट्रीज को रख सकते हैं, फार्मा में आप डिवीज लैब, लॉरस लैब को रख सकते हैं, एवेन्यू सुपरमार्ट, डी-मार्ट, इसे आप शामिल कर सकते हैं, FMCG में HUL और टाटा कंज्यूमर को शामिल कर सकते हैं, चाहे तो आप नेस्ले को भी शामिल कर सकते हैं। पेंट में आप एशियन पेंट को शामिल कर सकते हैं। और साथियों, ऑटो में आप ऑटो इंसलरीज को शामिल कर सकते हैं, जैसे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, मदरसन सुमी है। आप चाहें तो मिंडा इंडस्ट्रीज को, सोना BLW, सोना कॉमस्टार जिसको कहते हैं, उसे शामिल कर सकते हैं, हैवेल्स को शामिल कर सकते हैं, रिलैक्सो फुटवियर को शामिल कर सकते हैं। साथियों, जहां तक कुछ मिड कैप कंपनी की बात है तो आप IEX को अपने पोर्टफोलियो पे शामिल कर सकते हैं, दीपक नाइट्राइट को शामिल कर सकते हैं और CDSL को शामिल कर सकते हैं। साथियों, इस तरह से अगर आप पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे तो काफी ठीक रहेगा। साथियों, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप कैसे देखें एक वेबसाइट से। साथियों, सबसे पहले आप screener.in गूगल पे आप जाएं और ये टाइप करें तो स्क्रीनर की साइट खुल जाएगी, कुछ आपको ऐसा दिखेगा। साथियों, यहां पर एक सर्च का एक सिंबल होता है, उसको टच करेंगे, कंपनी का नाम भरेंगे और कुछ इस तरह से कंपनी दिखेगी, जैसे मैंने टाटा स्टील निकाला। साथियों, इसके पहले पार्ट में अगर आप देखें तो पहले पार्ट में आपको कंपनी की डिटेल्स मिलेंगी। साथियों, दूसरे पार्ट में आप जाएं तो आपको यहां दिखेगा इसकी मार्केट कैप कितनी है, इसके प्राइस दिखेंगे, इसके 52 हफ्ते का जो लो है और हायर है वो दिखेगा।
ये कितने पी पर यानी 1 रुपए पर आपको कितना प्राइस देना पड़ता है वो दिखेगा, इसकी बुक वैल्यू दिखेगी, इसका डिविडेंड यील्ड दिखेगा, इसका आरओसी और आरओई भी देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट कमाती है। साथियों, दूसरे पार्ट में आप इसके प्राइस का मूवमेंट देख सकते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का। इससे आप देख सकते हैं कि यह कितना वोलेटाइल है। इसमें साथियों पी रेशियो भी देख सकते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का। और साथियों इसमें एक लाइन होती है, एवरेज की लाइन, जैसे ये लाइन दिख रही है, ये पी एवरेज की लाइन है और आप कोशिश करें कि इसके आसपास ही खरीदारी करें। इसके बाद साथियों इसमें लिखा होता है क्या प्रॉस है, यानी कितनी अच्छाई है इस कंपनी में और क्या क्या कमियां हैं, कॉन्स भी लिखे होते हैं। इसके पीयर्स भी लिखे होते हैं कि कौन कौन सी कंपनी इसके पीयर ग्रुप में है, यहां से उस कंपनी को भी आप देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। साथियों इसके एनुअल रिजल्ट होते हैं, आप देखें कि इसके सेल्स कैसे बढ़ते हैं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कंपनी कितनी मजबूत है। इसके नेट प्रॉफिट को देखें कैसे बढ़ते हैं, इससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर आप इसके पिछले 10 साल, 5 साल और 3 साल और ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, सेल्स की हो या प्रॉफिट की हो, तो आप यहां से देख सकते हैं। साथियों बैलेंस शीट में जाकर इसके रिजर्व्स देख सकते हैं, इसकी बोरोइंग देख सकते हैं, जो काफी जरूरी है। साथियों इसके बाद आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं कि एफआईआई का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना शेयर है, और डीआईआई का कितना कंट्रीब्यूशन शेयर है। इस तरीके से साथियों आप किसी भी कंपनी की विवेचना कर सकते हैं आसानी से और सरलतम ढंग से। इसको बार बार देखें, बार बार पढ़ें और इसकी कंसिस्टेंसी का अनुमान लगाएं और निवेश करें, आपको सदैव फायदा होगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।